कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, अगर आपसे कुछ सवाल पूछे जाए इतिहास के तो आप कुछ प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न जैसे ही आपसे कुछ अलग तरह के पूछे जाएं तो आपको दिक्कत होती है। सबको दिक्कत होती है, लेकिन वो किस तरह के प्रश्न हैं जिसमें हम लोगों को दिक्कत होती है उसका आंसर देने में। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर, प्राचीन इतिहास के जो घटनाक्रम है वो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं होते हैं, क्योंकि मध्यकालीन और जो आधुनिक इतिहास है उसमें हम लोगों की पकड़ ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ प्राचीन की बात आती है तो फिर प्राचीन में हम लोग को दिक्कत होने लगता है। प्राचीन में तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ है। तो असल में होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि इतिहास को पढ़ना कैसे है, क्या है वो तो बात की बात है, पढ़ना कैसे है। क्योंकि जब तक आपको पढ़ने का सही तरीका या सही पैटर्न आपको पता नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को भूलते रहेंगे। इतिहास का एक क्रमिक विकास या फिर आपको जो घटनाक्रम है, कब किसके बाद क्या क्या हुआ, उन सबको आपको बढ़िया से याद रखना है। क्योंकि उसको बढ़िया से आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक जो है सो आपको इतिहास में जो है सो ना रुचि जगेगी और ना ही इतिहास पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप किस काल में विचरण कर रहे हैं, कौन से युग में आप विचरण कर रहे हैं। या फिर आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप आधुनिक में चल रहे हैं, मध्यकालीन में चल रहे हैं या प्राचीन में चल रहे हैं। ये दूसरी बात कि वो हमको पता होता है कि चलो हर्षवर्धन है या ये सब है जितने भी प्राचीन में आते हैं, लेकिन काल को थोड़ा सा और किस राजा के बाद ये है, इन सब को अच्छा हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कड़ी के ऊपर कड़ी, कड़ी के ऊपर कड़ी जब तक जुड़ते जाएंगे कि पहले कौन, बाद में कौन, फिर कौन, उसके बाद कौन, ये सब जब तक हम लोगों को पता नहीं होगा तब तक हम इतिहास को अच्छे ढंग से या अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो आज का क्लास यही है दोस्तों कि हमको ये समझाना है कि इतिहास को पढ़ा कैसे जाए, या हम यूँ कह ले कि आपको हम इतिहास का एक परिचय बताने जा रहे हैं कि इतिहास को हम लोग को कैसे पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेकर जो है सो लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री 1947, 15 अगस्त 1947 या अब तक आप कह सकते हैं वहाँ तक का। जैसे जनरली अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए तो इतिहास में आप क्या पढ़ते हैं, तो वो तो तीन मुख्य बात बोलेगा कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सही भी है, एक स्तर से एक स्तर तक ये सही भी है कि वो जो है, लेकिन ये जो प्राचीन, मध्यकालीन और जो आधुनिक की बात वो कर रहा है वो असल में ऐतिहासिक जो है सो काल के बारे में बात कर रहा है। ऐतिहासिक काल समझ रहे हैं। ऐतिहासिक काल का मतलब जो है सो जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है या जो भी साक्ष्य है, चाहे जिस रूप में है, सिक्कों के रूप में है या फिर जो मूर्तियों के रूप में है, बर्तन या जो भी वस्तुएं मिली हैं या फिर महल, जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में अध्ययन करके उस काल के बारे में सारी बातें पता चल गई कि इस काल में क्या था, लोग कैसे रहते थे, सांस्कृतिक या फिर इसका धार्मिक जो है सो वातावरण कैसा था, वो सारी चीज़ें जब हम लोग को स्पष्ट रूप से पता चल जाती हैं तो वो ऐतिहासिक जो है सो काल के अंतर्गत आता है। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं इसमें जो भी चीज़ें हम लोग को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, साक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनसे हम लोग को आसानी से पता चलता है कि ये किस काल के थे। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी जो है सो इतिहास था। इसके पहले के इतिहास को अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो हमारा इतिहास पूरा नहीं हो पाता है या उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे भी अच्छे खासे प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा संकेत है आपका हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उससे भी पहले अगर बात करेंगे तो पाषाण काल की तरफ यानी प्रागैतिहासिक काल की तरफ से है। क्योंकि इतिहास को अगर आप क्रम से देखें तो स्टार्ट तो वहीं से होता है जब लोग जंगलों में जो है सो जीवन व्यतीत कर रहे थे, खाना बदोश प्रवृत्ति के थे, तन पे कपड़े नहीं थे, कंदमूल या फिर जानवरों को मार के खाना, ये सब उनकी दिनचर्या थी। और जो औजार बनाए गए वो पत्थरों के औजार बनाए गए, जिसके चलते उस काल का नाम पाषाण काल रखा गया। तो हमारा जो इतिहास मुख्य रूप से जो शुरू होता है वो पाषाण काल से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले अगर इतिहास को हम देखेंगे तो हम लोग देखेंगे पाषाण काल को ही देखेंगे, पाषाण काल को। ठीक है,
पाषाण काल। और ये पाषाण काल जो आएगा वो किस इतिहास का भाग होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। यानी अगर हम इतिहास का पहला अध्याय बोले, पहला खंड बोले, तो वो हमारा है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा अध्याय बोलेंगे तो वो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और तीसरा का जो बात करेंगे हम लोग, तीसरा वो है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और इसी ऐतिहासिक की बात हम लोग हमेशा बराबर करते हैं, जिसमें हम बराबर जब पूछें किसी स्टूडेंट को कि क्या पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यानी इसी ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर 3, ठीक है। लेकिन वही मैंने कहा कि उस ऐतिहासिक काल को पढ़ने से पहले आप लोगों को जो है सो ये 2 मुख्य जो है सो इतिहास को भी देखना पड़ेगा, पाषाण काल और आद्य ऐतिहासिक। पाषाण काल आप समझ रहे हैं, पाषाण काल में हमने देखा, और आद्य ऐतिहासिक काल। तो पाषाण काल में मुख्य रूप से हम लोग 3 काल को देखेंगे, पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। ये हो गया हमारा पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में हम क्या पढ़ेंगे, तो आद्य ऐतिहासिक में मुख्य रूप से 2 टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, मुख्य रूप से 2 टॉपिक, ठीक है। एक हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा या हम सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे इसको, सभ्यता, और दूसरा जो है सो वो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी आगे जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक, फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरह से इतिहास का क्रम आपको देखना है, ये मुख्य क्रम है, यानी चैप्टर्स के नाम होंगे। चैप्टर्स खंड बोल ले आप, चैप्टर्स अभी नहीं है, ये खंड है, भाग आप कह सकते हैं इसे, कि उसको पूरे इतिहास को हम 3 काल में रख सकते हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को देखेंगे, जिसमें 3 प्रमुख चैप्टर्स को देखेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में भी 2 प्रमुख चैप्टर्स, जो कि है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। ऐतिहासिक काल में हम लोग जो देखेंगे वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आपका नवीन या आधुनिक इतिहास, यानी आपका एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से ये पूरा इतिहास का जो है क्रम है। दिक्कत कहाँ शुरू होती है हम लोग को, ये सब कुछ ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन दिक्कत हम लोग का चलता है कि प्राचीन इतिहास में अब हम लोग जो है सो यहाँ पर चलेंगे तो प्राचीन इतिहास में कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे, प्राचीन की बात करेंगे। क्योंकि मध्यकालीन बहुत लोगों को बहुत अच्छे तरीके से भी याद है, या फिर मध्यकालीन जब बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे मध्यकालीन की भी, पहले प्राचीन की बात कर लेते हैं कि प्राचीन इतिहास में जब हम लोग बात करेंगे कि प्राचीन इतिहास हमारा कहाँ से शुरू होगा, तो आप इसे आप महाजनपद काल से चालू कर सकते हैं। जो इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं उसे पता है कि महाजनपद काल जो है सो, जिसमें हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, और उसके अलावा इसमें 2, क्योंकि अनेक जो है सो धार्मिक आंदोलन यहाँ पर हुए और बहुत सारे धर्म जो है सो यहाँ पर उनका जो है सो उत्पन्न हुए, जिसमें मुख्य रूप से हम 2 धर्म के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। खत्म कहाँ करेंगे हम, तो हम लोग खत्म करेंगे हर्षवर्धन के काल पर।
हर्षवर्धन के काल पर करेंगे। इसको ऐसे भी आप याद रखते, महान हर्षवर्धन, महान से महाजनपद और लास्ट में हर्षवर्धन जो है सो काल है। तो हर्षवर्धन काल जो आएगा वो आपका गुप्तोत्तर काल आ जाएगा, यानी गुप्त के बाद का काल है, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो कुल मिला के जब हम इसको क्रम से करेंगे, यहाँ पर देखिए महाजनपद, जब महाजनपद काल होता है तो महाजनपद काल में जब हम बड़े बड़े जनपदों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जो बड़ा जनपद है एक है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में स्टार्ट करेंगे। मगध जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसके बाद हम लोग मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल। फिर चौथा में मौर्योत्तर, फिर पांचवा में गुप्त काल और छठा में वही गुप्तोत्तर काल या हर्षवर्धन का काल जो है सो। यानी इस प्राचीन इतिहास में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि महाजनपद काल, फिर मगध साम्राज्य, फिर मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, महाजनपद काल से शुरू होकर हर्षवर्धन के काल तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये है। अभी काल के बारे में हम लोग बात करेंगे, काल अभी है हम कि कब कौन कौन सा काल है वो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा जो है सो प्राचीन इतिहास यहाँ पर ख़त्म होगा। उसके बीच में भी और छोटे छोटे जो है सो जो राजवंश हैं उन सब के बारे में भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्रम बना रहे हैं कि कैसे इतिहास को पढ़ा जाए। उसके बाद मध्यकालीन में जब आते हैं तो मध्यकालीन में जब भी किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि मध्यकालीन यानी मेडावल आपने पढ़ा, हाँ पढ़ा। क्या पढ़ा? तो मेडावल में मैंने जो है सो सल्तनत काल पढ़ा और आपका जो है सो मुगल काल, मुख्य रूप से इसी की बात करते हैं। वो 1206 से 1526, 1526 से 1707 ईस्वी तक आप जो है सो उसको आप कहते हैं। लेकिन क्या यही मेडावल है? मेडावल यही नहीं है। मेडावल को आपको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। दो हिस्से कहने का मतलब ये दो हिस्से बने, एक है पूर्व मध्यकालीन और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। तो जब हम लोग बात करते हैं गुलाम वंश की या फिर मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो वो उत्तर मध्यकाल में चला जाता है। वो 1206 से लेकर आपका उधर चला जाता है, 1206 से 1707 ईस्वी के बीच की बात हम लोग कर रहे होते हैं। तो भाई पूर्व मध्यकालीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पूर्व मध्यकालीन में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हमारा आता है कि भारत के अलग अलग दिशाओं में जो प्रमुख राजवंश जो हुए उस वक्त के, जैसे कि इसमें आप गुर्जर प्रतिहार को पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे, पाल के बारे में पढ़ेंगे, या दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य, इन सब के बारे में जो है सो हम लोग पूर्व मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। तो पूर्व मध्यकालीन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न जो है सो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। दूसरा उत्तर मध्यकालीन जो कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उत्तर मध्यकालीन में हम लोग दिल्ली सल्तनत, ठीक है, उसके अलावा मुगल साम्राज्य, बहुत सारे स्टूडेंट यही कहेंगे कि यही मेरा जो है सो उत्तर मध्यकालीन खत्म हो गया। लेकिन इस बीच में आपको भी पढ़ना है जैसे कि चौहान वंश के बारे में, पृथ्वीराज चौहान वगैरह सब के चौहान वंश। उसके बाद आपको विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, ये सब के बारे में जो है सो यहाँ पर आदि आपको यहाँ पर उत्तर मध्यकालीन, यानी उत्तर मध्यकालीन दो हिस्सों में बट गया आपका पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में हम लोग जो है सो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चेर, चोल, पांड्य, और उधर जब जाएंगे तब हम लोग दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, चौहान, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब जाके हमारा मध्यकालीन जो है सो ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को यहाँ पर देखना। आधुनिक की बात करेंगे तो आधुनिक बहुत लोग को पता है कि अब हम लोग आधुनिक चलेंगे। ठीक है, तो आधुनिक कहाँ से? अब बात करते हैं थोड़ा सा काल की, क्योंकि अब यहाँ काल जब तक नहीं बताएंगे तो फिर आगे दिक्कत होगा। ठीक है, कि काल हम लोग बात करेंगे, जैसे पाषाण काल की बात करेंगे तो इसका कोई काल, स्टार्टिंग का कोई काल नहीं है, यानी हम आप कह सकते हैं कि अज्ञात काल से लेकर 2500 BC तक का काल जो है आप इसे कह सकते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल का है, 2500 BC ईसा पूर्व। ठीक है, तो उम्मीद है कि ईसा पूर्व आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो सबको पता होता है। ठीक है,
तो 2500 BC ईस्वी तक का काल जो है सो प्रागैतिहासिक काल हम लोग कहेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग चलेंगे जब हड़प्पा शुरू होगा, तो आप इसको रख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का, तो इसे 2500 से BC में हमने ख़त्म किया था, तो 2500 से 1500 BC के बीच में आप काल रखेंगे, वो हड़प्पा का है। और वैदिक जो है वो चलेगा 1500 से लेकर 600 BC आपका जो है सो वैदिक काल, जिसमें वैदिक काल 2 हिस्सों में बट गया। ऋग वैदिक जिसका काल 1500 से 1000 BC, कहीं कहीं 900 भी आपको मिलेगा। और दूसरा उत्तर वैदिक जो है सो 1000 से लेकर आपका 600 BC तक का जो है सो काल उत्तर वैदिक में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि प्रागैतिहासिक काल अज्ञात काल से 2500 BC, 2500 से 1500 आपका जो है सो हड़प्पा सभ्यता, और 1500 से 600 जो 2 हिस्सों में बटा हुआ, 1500 से 1000, 1000 से 600 BC जो है वैदिक काल के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि बोलेंगे सर कि इस बीच में आप एक चीज़ गोल कर गए, क्या गोल कर गए? तो इस बीच में हम धातु युग भी पढ़ेंगे कि धातु, क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने को बहुत सारे जो है सो ऐसे जो वस्तुएं मिली जिसमें जो धातु के बने हुए थे, तो धातु का काल जो है इसके बीच में आया है। ठीक है, आपका प्रागैतिहासिक काल या नवपाषाण काल आप कह सकते हैं, नवपाषाण काल और आपका हड़प्पा के बीच का जो काल है, वहाँ पर जो है सो आपको ताम्रपाषाण कालीन या ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग, ये सब जो है सो काल, खासकर लौह युग तो खैर हमारा 1000 BC के आसपास में है, क्योंकि यूपी के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से सबसे पहले लोहा जो मिला वहाँ पर, तो वो आपका बाद का काल है। लेकिन यहाँ पर आप जो है सो इसको हम प्रस्तर युग कह देंगे, प्रस्तर युग, प्रस्तर यानी धातु युग कह सकते हैं। तो ये इसके बीच का काल है यहाँ पर, तो इसके बीच में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आद्य इतिहास में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञात से 2500 के बीच में आप पाषाण काल में है ना, तीनों पाषाण काल देखेंगे, पूरा, मध्य और नवपाषाण काल, जिस वक्त मनुष्य जो है सो आदिमानव के जीवन व्यतीत करता था, पत्थरों के औजार बना के पशुओं का जो है शिकार करता था, और वस्त्र नहीं पहनते थे। बाद में उसने जो है सो पेड़ की छाल या फिर पशुओं के खाल से जो है सो अपना तन ढकना स्टार्ट किया ठंड से बचाव के लिए। जब आग की खोज हुई तो एक युगांतरकारी घटना होगी, उसके बाद से जो है सो मनुष्य आगे बढ़ना स्टार्ट किया या फिर मांस को पका के खाने लगा। और जो मुख्य रूप से जो प्रगति हुई वो हुई नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल जो है सो जहाँ पर मनुष्य स्थायी जीवन जीने लगा। स्थायी जीवन कहने का मतलब कि अब वो खाना बदोश की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर नहीं रहने लगा, बल्कि एक जगह पर बस्ती बसा के, ठीक है, और वहाँ पर जो है सो रहने लगा और अपने हिसाब से कुछ पशुओं को पालना स्टार्ट किया जो उसे मदद करने लगे। यानी एक तरह से हम ये कहेंगे कि पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में ये खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक मतलब खाना को जमा करना। अब नवपाषाण काल में वो हो गया खाद्य उत्पादक हो गया। अब वो उत्पन्न करने लगा, यानी कि अब वो खेती बाड़ी करना चालू किया, साथ में पशुपालन भी चालू करे। क्योंकि आज भी हम लोग जो है सो गाँव में वैसे ही करते हैं, आज भी हम स्थायी जीवन जीते हैं। तो आज का जो स्थायी जीवन है उसकी शुरुआत जो है सो वो नवपाषाण काल से ही हुई थी। ज्ञानी मानव का जो है सो विकास हमारा जो है सो इसी जगह से हुआ था, नवपाषाण काल से। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो आज का स्थायी जीवन है उसका जो बेस है, उसकी शुरुआत वो नवपाषाण काल से ही हुई थी। ये हमारा था। इधर हड़प्पा और वैदिक में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर कब कहाँ कौन सी चीज़ें मिली ये सब चीज़, और ऋग्वेद उद्धार है। बाकी उत्तर वैदिक में बाकी जो 3 मुख्य जो है सो यहाँ पर आपके वेद हैं उनसे रिलेटेड इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर इधर महाजनपद काल, ये सब हम लोग ने देखा कि प्राचीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक, मध्यकालीन कहाँ से कहाँ तक, आधुनिक डेट हम लोग देख रहे थे 1500 से 600। महाजनपद काल जो है सो आपका 6ठी शताब्दी से ही चालू होता है, शताब्दी BC, ये BC से स्टार्ट हुआ, 6ठी शताब्दी BC। और हर्षवर्धन का जो काल है आपका 606 से लेकर 647, ठीक है, 647 ईस्वी, ठीक है, यानी BC से शुरू होके ईस्वी में चला गया यहाँ पर, ठीक है। आपका 6ठी शताब्दी 600 उधर चले जाएंगे, 600 इधर, लगभग 1200 1250 के आसपास का जो काल है ये आपका
प्राचीन इतिहास में चला जाएगा। मध्यकालीन जब शुरू करते हैं तो मध्यकालीन को शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी की। ठीक है, 712 ईस्वी से 712 जब सिंध पर आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उस वक्त से लेकर औरंगजेब की मृत्यु जो 1707 ईस्वी है, वहाँ तक के जो काल है उसको मध्यकालीन में हम लोग देखते हैं। तो अब ये कहेंगे कि 647 में आपने सर ख़त्म किया, आप वहाँ 712 से शुरू कर रहे हैं, तो इसके बीच का काल कहाँ गया? तो इसके बीच का जो काल है, इस बीच में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कोई भी जो है सो प्रगति नहीं हुई, बहुत कम प्रगति हुई, नाम मात्र की प्रगति हम कह सकते हैं। तो इस बीच के जो काल है इसको हम लोग कहते हैं अंधकार युग, अंधकार युग कहते हैं। तो इस अंधकार युग के बारे में उसके बहुत ज़्यादा जानकारी या बहुत सारी जो है सो हम लोग को इसमें जो है सो पढ़ना नहीं है अंधकार युग में, तो इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। 647 से 712 ईस्वी, 712 से लेकर आपका 1707 जो है सो वो मध्यकालीन में चला गया, जो कि मैं बता चुका हूँ कि मध्यकालीन हम लोग किसको कहेंगे। अब इधर आधुनिक आते हैं, तो बाकी जो है सो 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर आप इसे कह सकते हैं 1947, 15 अगस्त 1947, क्योंकि हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए 15 अगस्त 1947, या फिर अब तक को आप आधुनिक इतिहास में आप पढ़ेंगे अब तक। ठीक है, तो उसे आप आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। अब इसमें जो स्टार्ट करेंगे वो आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सो जैसे ही आपका औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, उसके बाद जो है सो मुग़ल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया, जिसे हम लोग उत्तरवर्ती मुग़ल कहते हैं। तो आप उत्तरवर्ती मुग़ल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उत्तरवर्ती मुग़ल, या फिर इस बीच में जो है सो विदेशियों का हमारी धरती पर आगमन शुरू हो चुका था, क्योंकि 1498 ईस्वी में ही वास्को डी गामा ने जो है सो हमारे भारत की खोज कर चुके थे वो। तो इस बीच में जो विदेशियों का आगमन हुआ, इसको देखते हुए विदेशियों का आगमन, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कैसे सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए, ये सब चीज़ें। दूसरा कि इनके आने के बाद जो है सो इन सब में भी जो है सो यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जो संघर्ष होता रहा, ठीक है, अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटक युद्ध, ये सब जितने भी युद्ध हुए, उन सब युद्धों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तीसरा कि जब उत्तरवर्ती मुग़ल यानी मुग़ल काल कमज़ोर हुआ, तो एक अन्य शक्ति भी जो है सो हमारे देश में आई थी, वह थी मराठों के रूप में। मराठा को भी हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, तो मराठों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन जब इन सब के बीच में जब कोई भी साम्राज्य कमज़ोर होता है, तो बाकी जो शक्तियाँ, जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, वो उस पर हावी होने लगती हैं। और हावी होने के साथ साथ जो है सो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे साम्राज्य होते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं, क्षेत्र होते हैं, जो आपको अपने आप को उससे मुक्त कर लेते हैं, जिस पर वो बहुत सालों से गुलामी की दास्तान में चले आ रहे थे। तो इस बीच में बहुत सारे साम्राज्यों का भी उदय होता है। ठीक है, तो उन सबको देखना है, जैसे अवध है, कर्नाटक है, बंगाल का भाग है। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत सारे जो है सो छोटे छोटे साम्राज्यों का जो उदय हुआ, उन सबको भी यहाँ पर देखेंगे। और अंततः जब इन सब शक्तियों से लड़कर जो मुख्य शक्ति जो इस भारत की धरती पर जो है सो स्थापित हुई, यानी अंग्रेज़ों का जो आधिपत्य स्थापित हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए दो निर्णायक युद्ध जो हुए, 1757 का पलासी का युद्ध और 1764 का जो है सो बक्सर का युद्ध, इसको हम लोग को मुख्य रूप से ध्यान देना है, क्योंकि बक्सर का युद्ध 1764 के बाद से 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, जहाँ पर अंग्रेज़ों को जो है सो बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब की दीवानी मिली, और यहाँ से जो है सो अंग्रेज़ों ने अपने एक सुसंगठित व्यवस्था या सुसंगठित तरीके से भारत में राज करना स्टार्ट किया। और यहाँ से लेकर जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ जितनी भी है, जो भी नीति उन्होंने बनाया, चाहे पूरे रेगुलेटिंग एक्ट हो जाए, चार्टर एक्ट हो गया, या फिर भूमि से संबंधित कॉर्नवालिस का जो है भूमि बंदोबस्त, ये सब जितने भी हुए, इन सबको भी हम लोगों को देखना है, यानी अंग्रेज़ों की नीतियों को देखना है। यहाँ पर उनकी जो नीतियाँ हैं उन सबको देखते हुए आगे बढ़ना है। इन सब से आगे जो मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। फिर 1885 ईस्वी में जो है सो हम लोग सभी जानते हैं
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, एक बहुत बड़े दल का जो है सो जन्म हुआ, और उसके बैनर तले जो है सो जितने भी राष्ट्रीय नेतागण आए और वहाँ से जो है सो एक तरह से एक अलग तरह का राष्ट्रवाद शुरू हुआ, और वहाँ से भारत को अलग करने की या भारत को मुक्त करने की जो मुहिम शुरू हुई उसको हम लोग को देखना है। इसी बीच में फिर हम लोग आगे देखेंगे गांधीवादी युग। गांधीवादी युग, जैसे गांधीवादी जब आए उसके पहले 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था, या फिर बहुत सारे जो है सो सम्मेलन ये सब तो होते रहे, लेकिन मुख्य रूप से जो बात करेंगे 1911 का दिल्ली दरबार। फिर गांधीवादी युग जब आया तो यहाँ पर चंपारण, बारदोली, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब को देखते हुए फिर हम लोग जब आगे देखेंगे कि अनेक मिशन जितने भी हैं, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, इन सब के तहत जो है सो हमारे यहाँ देश जो आज़ाद हुआ उन सब को देखना है, यानी आंदोलन को हम लोग को देखना है यहाँ पर आंदोलन। इस बीच में जो है सो हम लोग को और एक देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व 1939 से 45 के बीच का जो काल। हालांकि ये विश्व इतिहास का भी एक बहुत बड़ा भाग है या बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम लोग को देखना है। तो इस तरह से ये हम लोग का पूरा ऐतिहासिक क्रम जो है सो कंप्लीट होता है दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक मैंने जो है सो इसे लिखा कि कैसे हम लोग को पढ़ना है एक लाइन में, या इसका जो सार है इसको बढ़िया से समझिए तो कुल मिला के सारी बातें समझ में आ जाएगी। इस वीडियो का जो है सो बनाने का जो तात्पर्य है वो फुलफिल हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण, उसके घटनाक्रम को क्रमवार आपको याद रखना जरूरी है। क्रमवार में आप ये सीधा नहीं कहते कि हम प्राचीन पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले आपको आदि ऐतिहासिक और उससे भी पहले आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है। यानी इतिहास को जब भी आप पढ़ें तो प्रागैतिहासिक काल से चालू करें, जहाँ पर पाषाण काल स्टार्ट हो गया। पाषाण काल में 3 प्रमुख, पूरा, मध्य, नवपाषाण काल को देखें। उसके बाद फिर आदि ऐतिहासिक में आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग हड़प्पा को देखते हैं, फिर वैदिक को देखते हैं। वैदिक में 2 पार्ट, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक को देखेंगे। फिर उसके बाद जब ऐतिहासिक काल आता है, ठीक है, ये आदि ऐतिहासिक था क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी जो लिखित विवरण मिले हैं आज तक पढ़े नहीं जा सके, इसलिए ये आदि ऐतिहासिक की बात। दूसरा बात है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है सो वो हम लोग को या तो सिक्कों से या फिर जो खुदाई से प्राप्त जितने भी वस्तुएं हैं उन सब से हम लोग को इसकी ज़्यादा जानकारी मिलती है। लिखित विवरण बहुत कम उपलब्ध है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक के रूप में रखा गया। लेकिन जो उधर ऐतिहासिक काल जाता है, जिसमें हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक पढ़ते हैं, उसका लिखित विवरण भी उपलब्ध है, और जो भी साक्ष्य मिले हैं वो पूर्ण रूप से हम लोग को उस काल के बारे में बताते हैं कि वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजा कैसे राज कर रहा था, वो सब सारी चीज़ें हम लोग को अच्छी तरह से जानकारी मिलती है। इसलिए इन सब को तीनों को हम लोग ऐतिहासिक काल में रखते हैं, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम लोग प्राचीन में जब चलेंगे तो प्राचीन कहाँ से, हम लोग का प्राचीन महाजनपद काल से लेकर हर्षवर्धन के काल के बीच जो है सो ये आपका प्राचीन है। इस बीच में आपका महाजनपद से आपका चला मगध साम्राज्य, फिर मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, इतना है। यानी 6ठी शताब्दी से लेकर 647 ईस्वी तक जो काल है उसे हम प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जब मध्यकालीन शुरू करेंगे तो 712, तो 647 से 712 के बीच का जो काल है वो क्या हो गया भाई, तो वो हमारा अंधकार युग हो गया। इस बीच में ऐतिहासिक कुछ भी जो है सो प्रगति नहीं हुई, तो हम लोग को उतना देखना नहीं है, वो नगण्य मान के चलेंगे हम लोग। तो 712 से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक, इसे हम लोग देखेंगे मध्यकालीन में। अब मध्यकालीन को भी 2 हिस्सों में बांटेंगे, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में जो है सो गुर्जर, प्रतिहा, राष्ट्रकूट, पाल, चेर, चोर, पांडव के बारे में, और जो उत्तर मध्यकाल है उसे दिल्ली सल्तनत, मुगल, चौहान वंशों के, विजयनगर, बहमनी, इन सब चीज़ को हम लोग देखेंगे, वो उत्तर मध्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे। बात आती है आधुनिक की, तो आधुनिक में हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से चाहे उत्तरवर्ती मुगल काल हो गया, मराठा हो गया, विदेशियों का आक्रमण हो गया, अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध हो गए, बहुत सारे युद्ध, ये सब 1857 की क्रांति, कांग्रेस का उदय, गांधीवादी युग, अनेक सत्याग्रह,
प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और हमारी भारत की आज़ादी तक, ये सब जितने भी हैं वो हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। तो एक क्रम बन जाता है दोस्तों। अगर इस क्रम को आप बढ़िया से याद कर ले तो मुझे नहीं लगता है कि इतिहास पढ़ने में आपको कोई दिक्कत होगी, या फिर ऐतिहासिक घटनाक्रम को याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरा जो ये वीडियो है, जिस पर्पज़ से मैंने बनाया है, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास के परिचय को, इतिहास का एक दृष्टिकोण जो है उसको आप इसके पैटर्न को बढ़िया से समझ लें कि पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, तो आपको जो है सो इतिहास की घटनाओं को याद करने में आसानी होगी। जब भी आप पढ़ें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप इतिहास के किस युग में विचरण कर रहे हैं, कहाँ पर आप घूम रहे हैं, कौन सी सदी में घूम रहे हैं, किस राजा के काल में घूम रहे हैं, तो आपको इतिहास पढ़ना आसान लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के जितने सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा, आपका प्रोत्साहन ही जो है सो हमें प्रेरित करता है दोस्तों कि हम इस तरह के वीडियोस बनाएं और आप लोगों के लिए एक तरह से मददगार साबित हों, ताकि जिस तरह की वीडियोस हो, चाहे किसी सब्जेक्ट के वीडियो हो, हम बनाते रहें और आप उससे लाभान्वित हो सके दोस्तों। धन्यवाद।